क्या है मामला, पूरी तह तक पुलिस को जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ऐसा जब किसी पर एक बार लांछन लग जाता है ना, किसी ऐसी शख्सियत पर, जैसे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, या फिर यूँ कहें कि जब कोई एक बार बदनाम हो जाता है तो उसे वो बदनामी का आड़ लेकर कुछ लोग अपने गुल खिला जाते हैं और उसे बदनामी मिल जाती है। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़, आप सभी का स्वागत करता हूं। और गोंडा उत्तर प्रदेश से एक खबर बताने जा रहा हूं, जिसमें एक युवती का शव मिला है, और शव मिला है कार में। 5 अप्रैल को वह गायब हुई थी युवती, और 3 दिन बाद उसका शव जब बदबू करने लगा तो वहां पर जो कुछ रखवार थे, कुछ देख रेख करने वाले केयर टेकर आदि थे, उन्हें पता चला कि उनके ही आश्रम में खड़ी एक कार में से बदबू आ रही है। फिर पुलिस को सूचना देने पर पता चला कि उसमें तो एक युवती का शव है, और फिर बात आगे बढ़ती है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कई एंगल पर पुलिस को यहाँ संदेह हो रहा है, लेकिन असल बात तक पुलिस ज़रूर पहुँचेगी, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि मामला ही आसाराम बापू के आश्रम से जुड़ा है। आप लोगों को पता होगा, आसाराम बापू वही हैं गुजरात के संत जो कुछ वर्षों पहले बहुत घिनौने अपराधों में जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उनका बेटा नारायण जो स्वामी था वो भी जेल में ही है, क्योंकि ये दोनों लोग कुकृत्य में तमाम तरह के फंसे हुए थे। इनकी सारी संपत्तियां, सारे जो इस तरह के आश्रम थे बड़े बड़े, वो शील्ड हैं, लेकिन उनके अनुयायी आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। उनके छोटे छोटे आश्रम भी जगह जगह एक तरह से फ्रेंचाइजी जैसे बने हुए हैं। गोंडा में भी एक आश्रम है। पूरी बात पे आते हैं, जान लीजिए आप लोग क्या मामला है। गोंडा में संत आसाराम बापू के आश्रम परिसर में खड़ी कार में 5 अप्रैल को गायब हुई युवती का शव बरामद हुआ है। आश्रम में खड़ी कार से बदबू आने के बाद चौकीदार ने कार में शव को देखा तो सूचना दिया। क्या है मामला, गोंडा बहराइच मार्ग पर विमौरा गांव में संत आसाराम बापू आश्रम परिसर में खड़ी कार में एक किशोरी का शव मिला है। किशोरी बीते 5 अप्रैल की देर शाम घर से गायब हुई थी। इस मामले में स्वजन ने 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अपहरण का मुकदमा दर्ज जरूर कराया, लेकिन वह बाकायदा 36 घंटे बाद कराया। यह बात भी संदेह के दायरे में आती है कि क्यों 36 घंटे पहले क्यों नहीं, और 36 घंटे बाद क्यों नामजद्दी रिपोर्ट दर्ज कराया गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में यह आश्रम में खड़ी कार से बदबू आने के बाद चौकीदार ने शव को देखा और सूचना दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी का शव मिलने की जानकारी होने पर डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार व एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पहुंचकर जानकारी ली। इसके साथ ही इस घटना का राजफाश व आरोपित की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को गठन करके उन्हें लगाया गया काम पे। डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर पड़ताल किया। आप लोगों को बताएं, आश्रम के सेवादार समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसपी ने बताया कि नगर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली किशोरी बीते 5 अप्रैल की देर शाम घर से गायब हो गई थी। इस मामले में उसके घर वालों ने 6 अप्रैल को मिसरौलिया चौकी पर सूचना दी। काफ़ी तलाश के बाद जब किशोरी का पता नहीं चला तो 7 अप्रैल को उसके पिता ने 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया। मुकदमे के बाद किशोरी की बरामदगी के लिए टीम लगाई गई। बताया कि गुरुवार देर रात गोंडा बहराइच मार्ग पर संत आसाराम बापू आश्रम परिसर में खड़ी कार में किशोरी का शव पड़ा होने की जानकारी पुलिस को मिली। एसपी ने बताया कि वह जिलाधिकारी के साथ पहुंचे। किशोरी की पहचान कराई गई। किशोरी उसी गांव की निकली जो 5 अप्रैल की देर शाम गायब हुई थी। कार में पड़े किशोरी के शव में सड़न शुरू हो गई थी। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का असली पता चल पाएगा। हर बिंदुओं पर जांच चल रही है। संत आसाराम बापू आश्रम परिसर में खड़ी कार किसकी है, कार के अंदर किशोरी कैसे पहुंची, शव 2 दिनों तक कार में पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। किशोरी आश्रम क्यों और कैसे पहुंची, सेवादारों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं किशोरी के गायब होने के 36 घंटे बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज होना भी सवालों के दायरे में आता है। इस पर सभी बिंदुओं पर पुलिस अपने तरीके से नज़र डाल रही है, कोशिश कर रही है कि मामले के तह तक पहुंच जाए, और आज हर हाल में आज से लेके कल तक पहुंच भी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी तरह से तफ्तीश पर लगी है और सीरियस दिख रही है पुलिस। आप लोगों को बताएं, उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ की कुछ खबरों को बता देना ज़रूरी है। योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है जगह जगह। योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, आप लोगों को भी पता है।
और बुलडोजर यानी कि जेसीबी मशीनों से तोड़ू कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। ऐसे में योगी सरकार की वापसी के साथ ही बुलडोजर की वापसी भी हो गई। चुनाव में योगी के बुलडोजर की खूब चर्चा रही। सीएम को बाबा बुलडोजर नाम भी मिला, लिहाजा सरकार बनने के तुरंत बाद से ही बुलडोजर तेजी से चलने लगे। अब बुलडोजर की कार्रवाई की इतनी तारीफ हुई तो कुछ अधिकारियों ने इसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। इसलिए सीएम योगी को अब बुलडोजर को लेकर सख्त निर्देश देने पड़े हैं। क्या है निर्देश? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजरबाज अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या उसकी गुमती, दुकान, ठेले पर नहीं चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी की अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यानी कुल मिला जुलाकर दुकानदार और छोटे मोटे गरीबों की गुमतियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। माफियाओं के महलों को ढहा देना है, ऐसा बाबा का ऑर्डर मिला है अफसरों को। देखिए कहां तक निभाते हैं अफसर। योगी ने उन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है जो गरीबों की झोपड़ी, दुकान या ठेले पर बुलडोजर चला रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर माफिया, अपराधी या भ्रष्टाचार की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर ही हो। अगर कोई भूमाफिया किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलना चाहिए। आप लोगों को बताएं, 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास अथॉरिटी के अधिकारियों ने जेसीबी से एक गरीब की रोजी रोटी को तहस नहस कर दिया था। वह गरीब युवक अपने ठेले को न तोड़ने की दुहाई देते हुए जेसीबी के आगे नीचे लेट जाता है, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उस शख्स की जेसीबी के नीचे लेटते हुए तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जारी है, जिसकी चौतरफा सराहना भी हो रही है। योगी 2.0 में अब तक 34 घरों पर बुलडोजर चल चुका है। 103 बदमाशों ने सरेंडर किया है और 89 यानी 89 के पैर में गोली मारी गई है। जाहिर है ये माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में ही किसी गरीब की झोपड़ी पर कार्रवाई होगी तो बाबा का कहीं ना कहीं उन्हें अवहेलना भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीएम योगी को कतई बर्दाश्त नहीं है कि किसी गरीब के घर पर या उसकी दुकान पर बुलडोजर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बुलडोजर की जय बोलना जरूरी है। रियल रिपोर्टर न्यूज उन्हें धन्यवाद देता है, सैल्यूट करता है कि कार्रवाई हो तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ हो, गरीबों के ऊपर ना हो। गरीब अपनी रोजी रोटी को लेकर जैसे तैसे अपना जीवन काट रहा है, बिता रहा है, यहाँ वहाँ ठेले खुमचे लगा ले रहा है। उसे उजाड़ने के पहले, अपने शहरों का शोभा बढ़ाने के पहले, अपने चौराहों की चमक बढ़ाने के पहले उसे बसाने का इंतजाम भी किया जाए। उसके रोजगार में कहीं ना कहीं कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, उसमें कोई दाग न लगाया जाए, कोई अवरोध न लगाया जाए। वैसे में नवरात्रि पर जहाँ जहाँ कई प्रदेशों से ऐसी खबरें आई कि नवरात्र में मछली मुर्गा बेचने वालों की दुकानों को बंद रखना होगा, यह सरकारों का फरमान हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन बस अगर मानवीय आधार पर कहें तो व्रत रखना, त्यौहार मनाना, ये हमारी अपनी फितरत होनी चाहिए। किसी गरीब या यूं कहें अमीर जो बकरी मुर्गा मछली बेचता है वो कोई बहुत बड़का तुर्रम तो नहीं होता। अगर वो बेच रहा है, अगर वो 9 दिन के नवरात्र का अगर कहीं उसके दुकान पे ताला लग गया तो 9 दिन क्या वो अपना मातम मनाएगा? उसके तो फिर वाट लग गए, उसके तो रोजी रोटी पे ताले लग गए। वैसे भी नवरात्र और इस तरह के पर्वों पर वो बिक्री कम हो जाती होगी तो धंधा कम हो जाता होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो होने दिया जाए। मांस देख लेंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और मछली मुर्गा अंडा इस तरह के बेचने वाली दुकानों पर ताले नहीं लगने चाहिए। बस ये है कि लोग जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, वो खाएं, खरीदें, न खाएं न खरीदें, उनकी मर्जी होनी चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा हवा मतलब उठाने वाले राज ठाकरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की अवहेलना और तमाम बैन लगाने की कोशिश या बातें कर रहे हैं। खैर ये भी एक अपने आप में ऐसा पहल है जो बिल्कुल संभव सा नहीं है। बहुत सारे आप डीजे बजाकर कार्यक्रम करते हैं, गाने बजाते हैं, वो भी मतलब डिस्टर्ब करता है, बहुत तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, 2 वक्त की जो नमाज़ों के वक्त अगर इनके लाउड स्पीकर बज रहे हैं कुछ समय के लिए तो बहुत कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ, बच्चों के एग्ज़ाम आदि को लेकर इस तरह की बातें की जा सकती हैं जिसमें कोई अवरोध ना आए, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही हो
पढ़ाई की तैयारी हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा तो टाइमिंग उनका नहीं होता है पढ़ाई के टाइम वाला लाउड स्पीकर बजाने का, और कुछ समय का नमाज करते हैं लोग, तो करने दिया जाए। बरसों बरस से आ रहा है तो अच्छी बात है। इस तरह के असंतोष न भर दिए जाएं लोगों में कि जिहादी घर में से पैदा होने लगें। और देखो गोरखपुर में बाबा के मंदिर पर जिस तरह अटैक किया मुर्तजा, और वो बहुत ही कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक अच्छे घर और परिवार का बच्चा होकर भी आखिर इतने असंतोष से कैसे भर गया, उसके अंदर इतनी हीन भावना कहाँ से आ गई। वह एनआरसी और तमाम इस तरह के मुद्दों को लेकर बात कर रहा है। हमारे जो अधिकारी हैं जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उनके सामने अपने वक्तव्य और बयान दे रहा है। यानी उसके जैसे न जाने अभी कितने लोग मुर्तजा अभी कितनी तैयारियां क्या क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह के हालात पैदा ना हो देश में, इसके लिए समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। असंतोष की भावना न आए इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें ये एहसास न कराया जाए कि तुम यहाँ डर के रहो, तुम यहाँ अपने आप को छुपा के रखो वरना तुम खतरे में हो। कोई भी धर्म यहाँ खतरे में नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हमारी संविधान की पहली पंक्ति ही आती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बहुत बड़ी बात है। धर्मनिरपेक्षता एक अलग बात है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है हमारा, और यह सम्मान बरकरार रखना होगा। सम्मान हो, लेकिन कोई अगर धर्म किसी मानवता के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, इसमें कोई संदेह न हो। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जागरूक रहिएगा। कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, सरकार के खिलाफ जाने की कोई कवायद नहीं होनी चाहिए। अपने ओट से, अपने विचारों से चोट पहुंचाइए, लेकिन किसी को मार के, किसी को काट के, किसी से आप विरोध नहीं जता सकते, ये गलत होगा। कोम्यो KM, क्या बात है, नाम भी बड़ा गजब का है। धन्यवाद आपका। बद्री सहानी, बद्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी धन्यवाद आपका। अजय कुमार जी आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। चन्ना बन्ना, धन्यवाद है भाई, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। चन्ना बसाना गौड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चन्ना बसाना गौड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ गलती पढ़ दिया हूँ तो क्षमा चाहूँगा। M अरुण ऑफ सोसाइटी शुक्रिया। राजेश कुमार निषाद धन्यवाद आपका। रिंटू कश्यप गोरखपुरिया जी आभार आपका। आप बोले थे रिंटू कि आप मुंबई आए हैं और आप मिलना चाहते हैं तो बताइएगा भाई, ऐसे खाली बोल देंगे मिलना चाहते तो कैसे होगा। मेरा नंबर है 9936169772, उस पर कॉल करिएगा। इस पेज के उसमें भी व्हाट्सअप वगैरह मिल जाएगा, बताइएगा और संभव होगा तो मुलाकातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल मेरी माँ वैसे गाँव जा रही हैं और शायद मैं उन्हें छोड़ने जाऊँगा, कुर्ला टर्मिनस की ओर जाऊँगा। तमाम रूट है बना हुआ है ना, प्रोटोकॉल है देखते हैं क्या क्या होता है। प्रेम प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेम शंकर शर्मा जी आभार आपका। अरुण सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार जी आभार आपका। ब्रिज किशोर यादव आभार। रजनीश कुमार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोकी कश्यप बहुत बहुत आभार। सुरेश कुमार जी आभार। सुग्रीव सहानी धन्यवाद। आप सभी मित्रों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अक्षय आरजू जी शुक्रिया। अक्षय आरजू, आप अक्षय आरजू तो मेरा एक दोस्त है भाई, बहुत बढ़िया। जय जयकार तो हो जाएगी अगर आप अक्षय आरजू वही हैं तो, लेकिन अक्षय आरजू वो नहीं हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। आप वीडियो का लाइव आना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं, ट्राई मारते हैं। लेकिन आप सेंड रिक्वेस्ट